दोस्तों नमस्कार। राजनीति भी कमाल की चीज है। जब राजनीतिक ग्राफ गिरता है तो बचने के लिए कोई तिनका भी किसी कश्ती के समान लगता है, और लगता यही है कि तिनके दर तिनके जोड़ते चले जाइए, एक कश्ती बन ही जाएगी जो 2024 में बेड़ा पार कर देगी। दरअसल ये हालात बीजेपी के भीतर के हैं। बीजेपी का राजनीतिक ग्राफ जिस तेजी से गिर रहा है, उसे किन किन लोगों के सामने कैसे कैसे झुकना पड़ रहा है, यह तो हर कोई देख रहा है। लेकिन गिरते ग्राफ के पीछे का सच क्या है, शायद इसे बहुत कोई अभी परख नहीं पा रहा है। और शायद इसीलिए कल जब बैठक होनी है दिल्ली में एनडीए की, और दूसरी तरफ बेंगलुरु में बैठक होनी है यूपीए की, यही सोचा जा रहा है कि दरअसल बीजेपी तिनको के आश्रय कह रही है हमारे पास 21 राजनीतिक दल हैं, और दूसरी तरफ कांग्रेस यूपीए के आश्रय कह रही है हमारे पास 26 राजनीतिक दल हैं। तो इसका पहला सच तो यह जान लीजिए कि 2019 के चुनाव में जिन 21 दलों का सहारा बीजेपी को मिल रहा है, अगर सभी के वोट जोड़ दिए जाएं तो यह वोट भी सिर्फ 2 करोड़ 21 लाख होते हैं। और दूसरी तरफ कांग्रेस के साथ जो समूचा विपक्ष एकजुट हो रहा है, उसमें अगर 20 दलों को जोड़ा जाए तो उनके वोटों की तादाद तकरीबन 13 करोड़ होती है। अब आप समझिए कि पहली बार ऐसी स्थिति चुनाव से ऐन पहले आकर इस देश के सामने खड़ी हो गई है, वह भी तिनके और किश्ती के आश्रय कि एक तरफ बीजेपी और उसके तमाम सहयोगी, जिसे एनडीए कहते हैं, सभी के वोट जोड़ दीजिएगा तो वह तकरीबन 25 करोड़ बनते हैं, और दूसरी तरफ कांग्रेस और उसके तमाम विपक्षी राजनीतिक दलों के वोट जोड़ दीजिएगा तो यह भी तकरीबन 25 करोड़ बनते हैं। जबकि 2019 में 12 करोड़ वोट कांग्रेस को मिले थे, लगभग 23 करोड़ वोट बीजेपी को मिले थे। तो एक तरफ तिनके दर तिनके हैं और दूसरी तरफ कश्ती दर कश्ती है। लेकिन सच इतना महज नहीं है। सच यह है कि जो सर्वे निकल कर आया महाराष्ट्र के भीतर से, उसने पहली बार बीजेपी के उस पूरी रणनीति को धता बता दिया जिस रणनीति के आश्रय बीजेपी मानकर चल रही थी। शिवसेना को तोड़ दिया तो जीत आधी पक्की हो गई। उसके बाद एनसीपी को तोड़ दिया तो जीत पूरे तरीके से ठप्पा लग गया। यानी जिस गठबंधन के आश्रय कांग्रेस को लग रहा है कि वो सत्ता तक पहुंच सकती है, उस गठबंधन में सेंध लगाकर बीजेपी मान रही है कि दरअसल उसे जीत मिल सकती है। इसका सच क्या है, इसके सच को समझिए और इस बात को आज समझने की कोशिश कीजिए। इस गिरते ग्राफ की वजह क्या है। महाराष्ट्र के भीतर याद कीजिए, 3 महीने पहले कहीं जिक्र अगर हम आपसे करें तो मई के महीने में साकाल ने जब सर्वे किया था तो उसने बीजेपी को जो वोट दिए थे वो तकरीबन 33.8% थे। लेकिन अब 14 जुलाई को जो सर्वे किया, एक झटके में ये वोट 26.8 पर आ गए। यानी बहुत साफ है कि 8% वोट कम हो गए। ये 8% वोट गए कहां पर? ये 8% वोट चले गए अजीत पवार के हिस्से में, यकीनी तौर पर, क्योंकि अजीत पवार को 5.7% वोट यह सर्वे दे रहा है 14 जुलाई को। और शिवसेना जो कि एकनाथ शिंदे की है, उसके वोट परसेंटेज भी जो पिछले बार मई के महीने में 5.5% था, वो घटकर 4.9% हो गया। यानी बीजेपी की रणनीति बड़ी साफ थी कि शिवसेना को तोड़ो, एनसीपी को तोड़ो और वोट अपने साथ लेकर आओ, और फिर उस आंकड़े को छू लो जिस आंकड़े के आश्रय कभी 50% तक वोट महाराष्ट्र में लिए थे, जब शिवसेना पूरे तरीके से साथ खड़ी थी। लेकिन स्थिति अगर इस सर्वे के आश्रय परखें तो जुलाई के महीने में 37.4% बीजेपी, टूटी हुई शिवसेना, टूटा हुआ एनसीपी जो बीजेपी के साथ है, 37.4% बनते हैं। और दूसरी तरफ जो जुलाई के महीने में ही एनसीपी और शिवसेना को लेकर, जो उद्धव ठाकरे और शरद पवार को लेकर जो आंकड़े बतलाए गए, उसमें मई के महीने में उद्धव ठाकरे के पास 12.5% थे, उसमें 0.2% का इजाफा होता है और 12.7% होते हैं।
लेकिन शरद पवार अपने तौर पर जो 15.3% इससे पिछले चुनाव में पाए थे वह जरा सा घटते हैं और 14.9% पर आ जाते हैं। यानी कोई बहुत बड़ा घाटा ना तो एनसीपी वाले शरद पवार को, ना ही शिवसेना वाले उद्धव ठाकरे को। 5-5% का जो इजाफा हो रहा है वो एक झटके में शिवसेना वहां से गायब हो गई। और शिवसेना जब गायब हुई है तो दूसरी तरफ जो एमवीए बना है, यानी जो गठबंधन कांग्रेस, शरद पवार और उद्धव ठाकरे का बना है, यह 46.7% पर आकर टिक जाता है। यह खतरनाक स्थिति इसलिए भी है क्योंकि ऐसा ही गठबंधन बिहार के भीतर था, जहां पर नीतीश कुमार बीजेपी के साथ थे तो 40 में से 39 सीटें बीजेपी और गठबंधन ने जीत ली, जिसमें पासवान की पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी भी थी। लेकिन एक झटके में नीतीश कुमार जब निकल गए और उसकी एवज में जो जीतन राम मांझी आए, उपेंद्र कुशवाहा आए, इनके दोनों के वोट को मिला दीजिएगा तो महज 5% वोट। और जैसे ही इन आंकड़ों को आप समझने की कोशिश कीजिएगा वैसे ही आपके जहन में यह सवाल आएगा कि बिहार में जिस एनडीए जो नीतीश और पासवान के साथ 2019 में बीजेपी थी, उस समय उसको 53% वोट मिल रहे थे। लेकिन एक झटके में यूपीए जो 30% वोट पर थी, जिसमें आरजेडी को लगभग 15.5%, आरएलएसपी जो शिफ्ट हो गई उसको 3.5%, हम जो जीतन राम मांझी की थी 2.5%, कांग्रेस को लगभग 7.5%। यह परिस्थिति 30% थी तो हार तो मिलना ही था, तो एक ही सीट जीत पाई अपने तौर पर वहां पर कांग्रेस, लेकिन बाकी सबका सुपड़ा साफ हो गया। लेकिन जैसे ही 21.81% लिए हुए नीतीश कुमार वहां से निकलकर आरजेडी और कांग्रेस के साथ खड़े हो जाते हैं तो यूपीए का आंकड़ा 45% पहुंच जाता है और एनडीए का आंकड़ा 37% पर आ जाता है, जीतन राम मांझी और उपेंद्र कुशवाहा के साथ जुड़ने के बावजूद भी। सर्वे एक के बाद एक डरा रहा है, आंकड़े एक के बाद एक डरा रहे हैं। तो क्या तिनको के आश्रय परसेप्शन बदलने की सोच है? और अगर इस परिस्थिति को उत्तर प्रदेश के भीतर ले जाएं, और उत्तर प्रदेश के भीतर की परिस्थिति को इसलिए जरूरी है समझना कि बीजेपी यहां 62 सीटों पर जीती और 49% वोट उसको मिले तब जब उसके साथ कोई बड़ा दल नहीं था, सिर्फ अपना दल था। लेकिन दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी थी और बीएसपी थी गठजोड़ के साथ, और कांग्रेस अलग से चुनाव लड़ रही थी। लेकिन अगर ऐसे समीकरण, यानी राज्यों के भीतर 3-3 राजनीतिक दल एक साथ हो जाते हैं बीजेपी के खिलाफ, तो बिहार में, महाराष्ट्र में और उत्तर प्रदेश के भीतर भी यह समीकरण डगमगा जाएगा। डगमगाने का मतलब यह है कि एक झटके में लगभग 60 से 70 सीटें गंवा देगी बीजेपी, जो गठबंधन के 3 राज्य हैं, जहां की कुल मिला के 168 सीटें हैं, जिसमें से 102 सीट बीजेपी ने जीती है। अब अगला सवाल यह है कि यह ग्राफ गिर क्यों रहा है, और ग्राफ गिर रहा है तो इसके खतरे क्या हैं। तमाम राज्यों की परिस्थिति को अगर हम परखना शुरू करें, जिन तिनकों के आश्रय बीजेपी चल पड़ी है, उसको यह महसूस होने लगा कि जो ओबीसी का मसला है उसमें सेंध विपक्ष लगा रहा है, जो दलित का मसला है उसमें मायावती रहे या ना रहे उसके वोट बीजेपी के पास आ नहीं रहे हैं। अल्पसंख्यक समुदाय पहली बार एकजुट है बीजेपी को हराने को लेकर। तो आइए जरा इस सिलसिले को सिलसिलेवार तरीके से परखिए, तब जिक्र होगा। एक तरफ 21 दल, दूसरी तरफ 26 दल। एक तरफ 21 दल के हिस्से में सिर्फ 2.5 करोड़ वोट और दूसरी तरफ 26 दलों के हिस्से में लगभग 13 करोड़ वोट, जिसमें बीजेपी और कांग्रेस के वोट अलग अलग हैं। तो बाकी कौन सी राजनीति बची और कौन से राजनीतिक दल बचे जो 2024 के मुहाने तक पहुंचते पहुंचते अचानक एक झटके में मोदी को जीत दिला देंगे या फिर पूरे तरीके से धराशायी कर देंगे। और दूसरी तरफ या तो विपक्ष 1 to 1 की परिस्थिति में लाकर 100 की नीचे कहीं लाकर बीजेपी को खड़ा ना कर दे। अब आइए उस सिलसिले पर जिसका जिक्र, 1 दर्जन कारण है इसके। पहला सबसे बड़ा कारण यह है कि 10 साल में सत्ता विरोधी हवा, यानी एंटी इनकम्बेंसी की स्थिति कांग्रेस के भीतर समा गई है। उसे लगने लगा है कि एंटी इनकम्बेंसी मुश्किल हालात उसके लिए पैदा करेगी।
दूसरी परिस्थिति है, आरएसएस ने भी बता दिया अब मोदी का चेहरा काम नहीं करेगा और जादू काम नहीं करेगा। जनता फैक्ट्स देखना चाहती है। 10 बरस के बाद इस देश की नीतियां और उसकी जिंदगी पर क्या असर पड़ रहा है, वो मुद्दे उभरकर सामने आ जाएंगे, जिसकी घबराहट बीजेपी के भीतर है। तीसरी परिस्थिति ओबीसी वोट बैंक का शिफ्ट होना है। कल तक प्रधानमंत्री मोदी भी ओबीसी थे और सीना ठोक कर गृह मंत्री अमित शाह कहने से नहीं चूकते थे, ओबीसी हमारे साथ ही आएगा। यहां तक कहा जाता था माइनस यादव कर दीजिए। लेकिन एक झटके में जैसे ही यह सवाल उठा कि आखिर जाति के हिसाब से जनगणना क्यों नहीं होनी चाहिए और ओबीसी को ज्यादा आरक्षण क्यों नहीं मिलना चाहिए, एक झटके में स्थिति नाजुक हो गई और यह परिस्थिति बीजेपी के भीतर और डर को समा गई। चौथी परिस्थिति अल्पसंख्यक यानी मुस्लिम, उसका एकजुट होना और वो एकजुट होकर बीजेपी को कौन हरा सकता है कॉन्स्टिट्यूएंसी वाइज, इसके आगे देखना कि इस देश में कौन हरा सकता है, हम उस दिशा में शिफ्ट करेंगे, यह पहली बार हो रहा है। यानी छत्रप माइनॉरिटीज वोट के आश्रय, मुस्लिम वोट के आश्रय जो खड़े थे, उनके सामने यह संकट आ गया। अगर वह इस देश के भीतर परिवर्तन नहीं कर सकते हैं तो फिर मुस्लिम वोट उनके साथ खड़ा नहीं होगा। इसीलिए विपक्ष की एकजुटता की उड़ान अखिलेश यादव ने बेंगलोर के लिए बढ़ी। इसीलिए ममता बनर्जी बंगाल से निकलकर बेंगलोर पहुंच गई। इसीलिए तेजस्वी यादव खामोशी के साथ और लालू यादव इस हकीकत को समझ रहे हैं, इसीलिए उड़ान बेंगलोर के लिए भरी गई है। पांचवी परिस्थिति है कि जो दलित और मायावती का वोट बैंक है, उसमें सेंध कौन लगाएगा, और जो सेंध लगाएगा उसके लिए तिनकों का सहारा बीजेपी ले रही है, जहां पर वो मानकर चल रही है कि अच्छा महादलित मांझी जुड़ गए, आने वाले वक्त में कुछ और को जोड़ा जाएगा। अभी ओबीसी में राजभर के जरिए सेंध लगाया गया, उपेंद्र कुशवाहा के जरिए लगाया गया, दारा सिंह चौहान को वापस ले आया गया, ये कहा जा रहा है और ये हो रहा है। लेकिन इसके पीछे की जो परिस्थिति वोटों की है, वो दरअसल इतनी ताकत दे नहीं पा रही है। और पांचवां हिस्सा इस दौर में निकल कर आता है कि मायावती के बाद छठा हिस्सा, विपक्ष अगर एकजुट है और ओबीसी आरक्षण के आश्रय वो बढ़ाने पर टिका हुआ है और कांग्रेस भी अब साथ खड़ी हो गई है, जाति की जनगणना को लेकर सभी मांग कर रहे हैं, तो यह बीजेपी के लिए मुश्किल सबब है, वो खुद को कहां खड़ा हुआ बताए। सातवीं परिस्थिति है कि जाति और समुदाय की राजनीति उत्तर प्रदेश और बिहार में तो हकीकत है, और यहां की 120 सीटों पर जो सेंध लगाई गई थी वो एक चेहरे के आश्रय सेंध लगाई गई, 2014 में भी और 2019 में भी। 19 तक योगी उस रूप में खड़े नहीं हुए थे, लेकिन मोदी इस रूप में जरूर खड़े थे जहां पर उनको दलित वोट भी मिल रहा था और ओबीसी का वोट भी मिल रहा था और जाति समुदाय में बटा हुआ समाज भी उनके हक में खड़ा था। लेकिन 10 बरस की एंटी इनकम्बेंसी जब डरा रही है तो ये वोट बीजेपी को अपने साथ, अपने बूते चेहरे के आश्रय एक नेता के जरिए बिल्कुल नहीं मिल रहा है। आठवीं परिस्थिति है कि बीजेपी के पास जो वोटों की एकजुट और एक मुश्त साथ रखने की जो स्थिति मोदी के आश्रय थी, वो पहली बार उन्हें अपने ही दायरे में फेल नजर आ रही है और उसकी सबसे बड़ा परीक्षण कर्नाटक में हो गया, वहां उन्हें चीजें फेल नजर आ गई। नौवीं स्थिति है कि एक एक सीट नहीं, पहली बार एक एक वोट के लिए बीजेपी को अपनी राजनीति को साधना पड़ रहा है। जो राजभर कल अपनी जुबा पर बीजेपी का नाम नहीं लेते थे और कहने से कतराते नहीं थे, भगवान भी आ जाए तो भी इनके साथ खड़े नहीं होंगे। जो चिराग पासवान, जिनका घर जब दिल्ली में जनपथ रोड पे छीना जा रहा था, उस वक्त उनकी जुबा पे जो कुछ था उसे दोहराने की जरूरत नहीं है। यहां तक कि मुख्तार अंसारी के बेटे जो राजभर की पार्टी के एमएलए हैं, उनको भी साथ लेने से गुरेज नहीं। छगन भुजबल ने क्या कुछ नहीं कहा बीजेपी को लेकर, अजीत पवार ने निशाना कैसे साधा यह भी बताने की जरूरत नहीं है। तो जिन जिन ने जिस जिस रूप में निशाना लिखाया, बीजेपी नतमस्तक है उनके सामने, क्योंकि गद्दी बचानी है और किसी भी हालत में गद्दी को गंवाना नहीं है। 10वीं परिस्थिति है कि विपक्ष के एकजुट होने का परसेप्शन जो इस देश में बड़ा हो रहा है, बीजेपी उससे घबराने लगी है। उसे महसूस होने लगा है कि एक परसेप्शन उसे भी डेवलप करना होगा। तो डेवलप करने की परिस्थिति में
एक एक सीट वाले राजनीतिक दलों को साथ लेकर भी अपना आंकड़ा 21 तक पहुंचाने का जोर बीजेपी मार रही है, लेकिन उसके भीतर की हकीकत हम आपको बताएंगे। उससे पहले मुद्दों पर आ रहे हैं, चूंकि तो 11वां मुद्दा इसके आगे का है कि बीजेपी खुद को 10 साल की सत्ता हमने संभाली है और देखिए हम ही ताकतवर हैं, अब ये बताने की स्थिति में नहीं है और उसकी पूरी राजनीतिक रणनीति एक झटके में चली गई है। इस 10 साल को आप भूल जाइए और याद कीजिए 10 बरस से पहले 60 बरस तक जब कांग्रेस की सत्ता थी तब इस देश में कितने गड्ढे खोदे गए। यानी इस 10 बरस में जो कुछ हुआ उसको जनता भूल जाए, यह डर और खौफ एक झटके में बीजेपी के भीतर आकर समा गया है। 12वीं परिस्थिति है कि जो पुराने साथियों को खोजा जा रहा है और अपने बूते सत्ता ना मिलने का दर्द जो खुले तौर पर अब इजहार किया जा रहा है, तो वोटर के बीच भी कहीं यह मैसेज तो नहीं चला गया कि वह भी अब पुरानी परिस्थितियों को खोजने लगे और मान ले कि 2014 के बाद की स्थिति उसके लिए एक ऐसा झटका थी जिसमें अच्छे दिन किसके आए ये दूर की बात, लेकिन 10 बरस बीतते बीतते क्या बीजेपी के बुरे दिन की यह शुरुआत हो गई? यह सवाल बीजेपी के भीतर है, लेकिन उसके इन सवालों के साथ 3 बड़े सवाल हैं। पहला सवाल, जिनको वो साथ ले रही है उन जातियों के वोट शिफ्ट होंगे या नहीं होंगे, क्योंकि उन जातियों से जुड़े हुए वोटरों की सामाजिक आर्थिक स्थिति बेहद त्रासदीदायक है। दूसरी परिस्थिति है जो एंटी इनकम्बेंसी की परिस्थिति है, जो एनडीए का हर छत्रप जो साथ खड़ा होगा कहीं उसको घाटा तो नहीं होगा, या फिर उसको अगर लाभ भी होगा तो वह बीजेपी का वोट ही तो नहीं चला जाएगा। जो एनालिसिस महाराष्ट्र में नजर सर्वे के जरिए आ रहा है कि लगभग 5.5% वोट अजीत पवार को मिल रहे हैं, लेकिन शरद पवार के सिर्फ 0.4% वोट कम हो रहे हैं और दूसरी तरफ बीजेपी के वोट बैंक में लगभग 8% का नुकसान हो रहा है। डर इस बात का भी है। और तीसरा यह है कि जनता वर्सेस मोदी की राजनीति इस दौर में ना शुरू हो जाए, क्योंकि विपक्ष बहुत फूंक फूंक कर अभी भी किसी नेता को सामने नहीं ला रहा है। वह मुद्दों के आसरे और इस देश की डेमोक्रेसी और कॉन्स्टिट्यूशन को लेते हुए महंगाई, बेरोजगारी, जिंदगी जीने की जद्दोजहद, इन मुद्दों को उभार रहा है। लेकिन बीजेपी जिस रास्ते चल पड़ी है या जिन परिस्थिति में इन 10-12 मुद्दों से हटकर अगर आप देखिए उसने किया क्या है और कितने राजनीतिक दल उसके साथ खड़े हैं। 21 राजनीतिक दलों का जिक्र है। अपना दल यानी अनुप्रिया पटेल, निषाद पार्टी यानी संजय निषाद, सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी यानी ओम प्रकाश राजभर, ये तीनों उत्तर प्रदेश से आते हैं। इनके वोट को अगर जोड़िएगा तो इतने कम वोट आपके जहन में आएंगे, आप कहेंगे अच्छा इसकी लड़ाई लड़ रहे हैं। ये सारे तीनों पार्टियों के वोट 15 लाख भी नहीं पहुंचते हैं। बिहार के भीतर एलजेपी 2 हिस्सों में बटी हुई, चिराग पासवान और चचा हैं दूसरी तरफ। इनके वोट जो थे तकरीबन 32 लाख के थे, वह भी बढ़ते रहे हैं। हम जो है यानी जीतन राम मांझी, इनको लगभग 9.5 लाख वोट मिले थे। आरएलएसपी यानी उपेंद्र कुशवाहा, इनको वोट तकरीबन 14.5 लाख मिले थे। अगर इनको भी जोड़िएगा तो मामला इन दोनों बिहार यूपी के वोट जोड़ने पर भी आप 1 करोड़ का आंकड़ा नहीं छू पा रहे हैं। महाराष्ट्र के भीतर एकनाथ शिंदे और एनसीपी, एकनाथ शिंदे के हिस्से में जो वोट आता है 2019 की तुलना में वह 6,30,000 आता है। कुल वोट मिला था शिवसेना को 1,28,00,000 और इनके हिस्से में आता है 6,30,000। जो एनसीपी के अजीत पवार हैं, एनसीपी के हिस्से में लगभग 85 लाख वोट आए थे, लेकिन इनके हिस्से में आता है 4,84,000। आरपीआई यानी रामदास अठावले हैं, लेकिन उनके वोट ही नहीं है। उनके अपने कैंडिडेट बीजेपी के चुनाव चिन्ह पर लड़े थे, क्योंकि 2014 में उनको सिर्फ 0.9% वोट मिला था। अब आइए तेलंगाना के भीतर जनसेना पवन कल्याण, ये आंध्र प्रदेश में भी सक्रिय है। इसके आंध्र प्रदेश में 1 एमएलए है, लेकिन कुल वोट 19 लाख। हरियाणा के भीतर आइए दुष्यंत चौटाला, इनके वोटों की तादाद 6,19,000। तमिलनाडु में एआईडीएमके सबसे बड़ी पार्टी के तौर पर इनके साथ है, 83 लाख वोट है। टीएमसी जो वहां पर मौजूद है उसके हिस्से में 2,20,000 वोट हैं। एक आईएके एमके का जिक्र भी बीजेपी कर रही है तमिलनाडु की, यह भी हमारे साथ है। आजसू है झारखंड के भीतर में 6.5 लाख वोट हैं। असम में प्रफुल्ल महंता यानी एजीपी हैं, साथ में 14,80,000 वोट हैं। मेघालय पीपुल्स पार्टी, नागालैंड में एनडीडीपी जो वहाँ के मुख्यमंत्री रेफ्यू रियो हैं,
सिक्किम में एसकेएफ है, मिजोरम में मिजोरम नेशनल पार्टी है। इन तमाम राजनीतिक दलों को मिलाइएगा तो लगभग 5.5-6 लाख वोट से आगे नॉर्थ ईस्ट के वोट इनके हिस्से में गठबंधन के आश्रय आते नहीं हैं। अब यहां पर एक बड़ा सवाल यह है कि अगर 20-21 राजनीतिक दलों के पूरे वोट बैंक को मिला दिया जाए, इनके जितने वोट मिले थे तो वह थे 2,21,3,544, यानी 2.25 करोड़ वोट इस 21 राजनीतिक दलों के हैं। एक झटके में यह समझ लीजिए कि अगर आप सिर्फ ममता बनर्जी की पार्टी देखिएगा तो उसको 2.5 करोड़ वोट मिले थे, डीएमके को देखिएगा तो 1,43,00,000 वोट मिले थे। इसके बाद एनसीपी और शिवसेना की मौजूदगी माइनस अजीत पवार माइनस एकनाथ शिंदे दोनों मिलाइएगा तो यह भी तकरीबन 2 करोड़ के हिस्से में वोट आता है। सवाल यह है कि जिन तिनकों के सहारे जोड़ा गया उसमें अभी भी कई ऐसे राजनीतिक दल हैं जिनको साथ कैसे लाया जाए, इस उहापोह के भीतर बीजेपी फंसी हुई है। मसलन टीडीपी एक बड़ी ताकत के साथ है, लगभग 2.25 करोड़ वोट के साथ। टीआरएस साथ देगी लेकिन अपने बूते रहेगी, 76 लाख से ज्यादा वोट हैं। ये सारे वोट लोकसभा के हैं। अकाली दल अभी भी ना नुकुर कर रही है, इंतजार कल तक करना होगा, उसके पास 37 लाख वोट है। वाईएसआर साथ खड़े हैं लेकिन वह भी अपने बूते हैं, तकरीबन 1.5 करोड़ वोट खड़े हैं उनके पास। जो नवीन पटनायक हैं बीजू जनता दल के, उनके पास भी 1 करोड़ के लगभग वोट हैं लेकिन वो अपने बूते रहेंगे। इस पूरे राजनीति के भीतर एक नाम बार बार छूट जाता है, वो मायावती का है। मायावती का राजनीतिक गठबंधन अगर बीजेपी के साथ होता है तो बीजेपी को लाभ होगा, इनकार नहीं किया जा सकता है, क्योंकि उनके वोट की तादाद 2,22,00,000 है और उनका वोट बैंक अपने तौर पर बना रहता है। दूसरी तरफ अगर वो कांग्रेस उनसे समझौता कर लेती है तो फिर बहुत मुश्किल में बीजेपी उत्तर प्रदेश के भीतर आ जाएगी, क्योंकि वोट ट्रांसफर करने में कोई मुश्किल नहीं आएगी। जो मुश्किल समाजवादी पार्टी और बीएसपी के आरोप प्रत्यारोप में रहा कि आपका वोट बैंक हमारे यहां शिफ्ट नहीं होता है, जो मायावती ने कहा। इन बातों को जिक्र करते हुए समझिए कि गठबंधन की परिस्थिति अभी भी बची हुई है, लेकिन बीजेपी उस परसेप्शन को तोड़ने की दिशा में निकली है कि दरअसल लोग यह ना सोचें कि समूचा विपक्ष कांग्रेस के साथ जाकर खड़ा हो गया। इसीलिए एक एक राजनीतिक दलों को वो साथ ले रही है, जिनके पास किसी के पास 10 लाख वोट है, किसी के पास 15 है, किसी के पास 50 लाख वोट है। इस परिस्थिति को जोड़ते जोड़ते वह चल रही है। अब सवाल यह है कि उसे यह पता है कि बड़े राजनीतिक दल अगर टीडीपी साथ आ जाए, अगर अकाली साथ आ जाए तो फिर शायद परिस्थिति और ठीक हो जाएगी। लेकिन दूसरी तरफ इन परिस्थिति में अगर आप विपक्ष को देखिएगा तो एक झटके में जो 25 करोड़ वोट जो पूरे एनडीए के हैं, यानी बीजेपी के लगभग 22,90,00,000 वोट, और उससे हटकर जो बाकी राजनीतिक दल जो उनके साथ खड़े हुए हैं उनके वोट जोड़कर जो 25 करोड़ वोट हो रहे हैं, 2.25 करोड़ और जोड़िए तो 5, यानी लगभग 25 करोड़ 25 लाख वोट फिलहाल एनडीए के हैं। और जैसे ही आप यूपीए में शिफ्ट करते हैं वैसे ही यह वोट की तादाद एक झटके में 25 करोड़ 70 लाख बन जाती है। यानी अभी की तारीख में दोनों परिस्थिति को पलटिएगा तो फिर विपक्ष एक साथ खड़ा है और वोटों की संख्या के आधार पर खड़ा है तो वह 20 लाख 30 लाख वोट ज्यादा के साथ खड़ा है। इसके बावजूद भी कि कांग्रेस से तकरीबन 10 करोड़ वोट बीजेपी को ज्यादा मिले थे और वह वोट बरकरार रखते हुए विपक्ष की एकजुटता, लेकिन जो हमने 10-12 कारण बताए उन कारणों के जरिए बीजेपी के वोट बैंक में कितना सेंध लग गया होगा, अब यह बताने की जरूरत होनी नहीं चाहिए जिस परिस्थिति में वो जी रही है। क्योंकि अजीत पवार कल तक करप्ट थे, आज करप्ट नहीं है। राजभर कल तक जुबां पे एक लिहाज से खारिजी करते रहे, जो शब्द थे वो शब्द बोलने लायक नहीं। चिराग पासवान जिस रूप में कहते रहे, हर कोई जिस रूप में बोलता रहा, सभी को साथ लाकर जिस परसेप्शन को खड़ा करने की कोशिश की जा रही है, उसमें पहली बार 2024 की बनती हुई परिस्थिति 3 मैसेज को साफ दे रही है। पहला मैसेज साफ है, बीजेपी अपने बूते 2024 का चुनाव नहीं जीत सकती है। दूसरा मैसेज है, विपक्ष अगर एकजुट हो गया
और सिस्टमेटिकली उसने अपने उन वोट को भी सहेज कर रख लिया और वोट ट्रांसफर करा दिया जो 2019 में वोट मिले थे, उसमें बढ़ोतरी का जिक्र भी नहीं कर रहे हैं। तो फिर एक परिस्थिति में 272 का आंकड़ा एक झटके में विपक्ष पार कर लेगा। और तीसरी परिस्थिति बीजेपी के लिए डराने वाली है, होश फाकता है उसके। अगर इस दौर में एंटी इनकम्बेंसी की सेंध लगी, अगर ओबीसी में सेंध लगी, अगर दलित वोट साथ नहीं खड़ा हुआ, अगर मुस्लिम एकजुट होकर उसको हराने में जुट गया, अगर राजनीतिक तौर पर छत्रपों के वोट बैंक कांग्रेस में और कांग्रेस के वोट बैंक छत्रपों के साथ खड़े होने की स्थिति आ गई, तो फिर यकीन जानिए एक झटके में समूची एनडीए ढहढहाकर 150 के नीचे आ जाएगी। और यही खौफ और यही डर बीजेपी के भीतर बड़ा होते चला जा रहा है, इसीलिए वह किसी के सामने भी झुकने को तैयार है। और इस बीच बेंगलोर में जो पहुंचे हैं उसमें तमाम नेताओं की पूरी फहरिस्त, सोनिया गांधी की मौजूदगी, राहुल की मौजूदगी, उसमें शरद पवार कल पहुंचेंगे, सुप्रिया सुले पहुंच गई, उद्धव ठाकरे, आदित्य ठाकरे, फारूक अब्दुल्ला, महबूबा, ममता बनर्जी, केजरीवाल, सीताराम येचुरी, डी राजा, स्टालिन, अखिलेश यादव, हेमंत सोरेन, तमाम लोग पहुंच गए हैं। और ये मैसेज दिल्ली के लिए खतरे की घंटी है। उसको उस परसेप्शन को जीना है जिस परसेप्शन के आसरे उसे भी 2-3 काम करने हैं। मंत्रिमंडल पूरा बदल डालो, गठबंधन की सियासत में विपक्ष जो भी साथ में आना चाहे आ जाए, दरवाजा खोल डालो। और तीसरी परिस्थिति, अपने आप के कद को बनाए रखने के लिए अगर अपने कद को ही दंडवत करना पड़े तो हो जाओ। अब देखना है इस राजनीति का सिरा कल कहां पकड़ में आता है, क्योंकि कल बेंगलोर में भी और कल दिल्ली में भी दोनों जगहों से बैठक का असल हिस्सा निकल कर आएगा। तो इंतजार करते हैं कल तक। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।